हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक का एक सेगमेंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसे पढ़ने के बाद हम ये प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग का अगर बैकग्राउंड देखें तो हमें पता है कि नेचर में कोई भी एलिमेंट जो एग्जिस्ट करता है वो उनमें से बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस दिखाते हैं। एक्सेप्ट नोबल गैस को छोड़ दिया जाए तो हर ना कोई एलिमेंट ऐसा जरूर है जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन रहता है। इन्हीं ग्रुप ऑफ एटम्स को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो हमें बताना चाहिए कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं। अब नेचर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो नेचर में प्रेजेंट हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो कर रहे होंगे, लेकिन कोई ऐसा मॉलिक्यूल हमारे सामने आ जाए जिसे हमने पहले देखा ना हो और हमें बताना हो कि ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो इसी के लिए हम पढ़ते हैं एक्साइटेशन थ्योरी। एक्साइटेशन थ्योरी टॉपिक आपको एज इट इज कहीं पे बुक में नहीं मिलेगा, बट ये एक सब टॉपिक्स यानी कि पॉइंट्स के रूप में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इसे एक्साइटेशन थ्योरी को, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं कि ये बेसिक इनऑर्गेनिक का भी टॉपिक है। जैसे कि हम ऑर्गेनिक में जीओसी पढ़ते हैं, उसी तरीके से हमको इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत होती है बेस बनाने के लिए, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या? एक्साइटेशन थ्योरी, जिसके लिए एग्जांपल ले रहा हूं मैं मीथेन मॉलिक्यूल का। मीथेन मॉलिक्यूल को हम सब जानते हैं क्या होता है, CH4। अब थोड़ा सा पीछे आओ, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरफ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि कोई भी एटम उतने बॉन्ड बना सकता है जितने कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। कहां पे? वैलेंस शेल में। या हम ये बोल सकते हैं कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जितनी होंगी किसी एटम के पास, वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा। तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू बीबीटी कोई भी एटम उतने बॉन्ड बनाएगा, एटम विल फॉर्म बॉन्ड्स कितने? इक्वल टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या फिर हम हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बोल सकते हैं। लेकिन ये होना कहां चाहिए? ये होनी चाहिए वैलेंस शेल में, सबसे बाहर वाले में, क्योंकि वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो मुझे बताओ, कार्बन की वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? कार्बन की वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से। तो देखो, कार्बन क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, जिसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन आपको दिखाऊं तो 1s2 2s2 और 2p2 होगी। यानी कि इसको अगर मैं ऑर्बिट के टर्म्स में बनाऊं तो 2s में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से और 2p में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि सर 2p में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि कार्बन को बीबीटी के अकॉर्डिंग दो बॉन्ड बनाने चाहिए थे, यानी कि दो एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करना चाहिए था। लेकिन हम सबको पता है मीथेन एग्जिस्ट करता है, और ये भी पता है कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो कैसे बने होंगे 4 बॉन्ड? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो दो ही हैं। तो यहीं पे फिनोमिना आता है किस चीज का? एक्साइटेशन का। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक्साइट करता है, यानी कि जंप करता है अपनी ऑर्बिटल से किसी दूसरी ऑर्बिटल में। तो जंप करने के बाद आपको कैसा पिक्चर दिखेगा? देखो, 2s से मान लो एक इलेक्ट्रॉन जंप किया और कहां चला गया? ये चला गया आपका p ऑर्बिटल में। तो p ऑर्बिटल में जब जाएगा तो अब हमारे पास क्या हो जाएंगे? अब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी थ्योरी को जो गवर्न करती है वो होती है एक्साइटेशन थ्योरी। तो जो नॉर्मल स्टेट होती है, मतलब जब एक्साइटेशन नहीं हुआ है, तो उससे पहली वाली स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और जो एक्साइटेशन के बाद आती है उसे हम बोलते हैं क्या? एक्साइटेड स्टेट। तो अब हमें देखना है कि सर ये कब कब एक्साइटेशन होगा। कार्बन में हो रहा है तो और एलिमेंट्स में भी हो सकता है, और एलिमेंट्स में हो सकता है, तो सर कब कब होगा? यानी कि नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या हैं, कब कब एक्साइटेशन का फिनोमिना हो सकता है और कब कब नहीं हो सकता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे हैं एक्साइटेशन थ्योरी। मैं आपको यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ काय की? एक्साइटेशन थ्योरी की, ठीक, जो हमारा सब टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो हम एक्साइटेशन थ्योरी को मीथेन मॉलिक्यूल से समझने की कोशिश कर रहे थे। अब देखो आप,
अब ध्यान रखना, देखो पहले एक्साइटेशन थ्योरी का स्टेटमेंट ध्यान रख लो। एक्साइटेशन थ्योरी कहती है कि एन एटम कैन एक्साइट इट्स इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकता है, किस लिए? इन ऑर्डर टू एक्सटेंड इट्स कोवैलेंसी, यानी कि वो अपनी कोवैलेंसी बढ़ाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? एक्साइट करता है। अब हमारे पास एक नया टर्म आया कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी क्या होता है? अगर कोवैलेंसी को सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये किसी भी एटम के नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। कौन कौन से? कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि कोवैलेंसी क्या होती है? कोवैलेंसी होता है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड प्लस क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो किसी भी एटम ने कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, वो उसकी कोवैलेंसी होती है। तो कार्बन अभी पहले 2 बॉन्ड बना सकता था, अब कार्बन ने एक्साइट करने के बाद क्या किया? अपनी कोवैलेंसी एक्सटेंड तो ही करी, अब 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यही चीज होती है कोवैलेंसी। तो हर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके अपनी कोवैलेंसी बढ़ा सकता है, लेकिन कब कब? ओनली व्हेन, यहाँ पे लिख लेते हैं, बट ओनली व्हेन इट सेटिस्फाई 2 कंडीशन, जब वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सर बताइए ये कौन कौन सी होती हैं 2 कंडीशन, है ना। तो हमें ये भी पता होना चाहिए 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं। तो 2 कंडीशन, अब मैं सिंपल समझाता हूँ। देखो तुम्हें जंप करना है, जंप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। देखो अगर मुझे जंप करना है तो मुझे एक सरफेस चाहिए होगा। ये थोड़ी मुझे किसी माउंटेन पीक से कहा जंप करो और नीचे सरफेस ही नहीं है, वैली में कूदा दिया तो कहानी खराब हो जाएगी। मतलब जंप करने के लिए एक सरफेस। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए स्पेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल में। तो इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या हो जाती है? सबसे पहली कंडीशन हो जाती है कि सेंट्रल एटम के पास होना चाहिए कि सेंट्रल एटम मस्ट हैव क्या? वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल भी कहाँ होनी चाहिए? सेम सेल में, जिस सेल में वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैकेंट ऑर्बिटल विद इन द सेम सबसेल। अभी इसको मैं बताता हूँ क्या होगा सबसेल या सेम सबसेल का मतलब। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको विजिबल होगा। साइड चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो विद इन द सेम सबसेल का मतलब क्या है? इसे रब कर रहा हूँ। ठीक, एक्साइटेशन थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। अब सेम सबसेल का मतलब कि मान लो कोई सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो उसके सेकंड वाले ही सबसेल में जो होना चाहिए वो वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे कि देखो आप यहाँ पे, अब देखो आप यहाँ पे क्या होगा, देखो नाइट्रोजन ले रहा हूं मैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। तो 7 की इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन कैसे लिखोगे? देखो नाइट्रोजन की कंफिगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 और 2p3। अब इसको आप ऑर्बिट के टर्म्स में बनाओ, देखो 2s2 2p3। अब मुझे बताओ क्या ये 2s वाले इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए 2p में जगह खाली है? देखो भाई उसने कहा खाली जगह चाहिए, ये नहीं आधी अधूरी। कहो सर आधी खाली है, आधी का कोई चक्कर नहीं है, पूरी जगह चाहिए। तो जब s इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहेगा तो 2p के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा ही नहीं। हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है? नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है, डज नॉट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा क्या सर 2d एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्योंकि 2p हो रहा है तो 2d भी हो सकता है। तो 2d देखो 2d क्यों नहीं होगा? इसके लिए आपको क्वांटम नंबर की नॉलेज होना जरूरी है। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? ये बताते हैं इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। जैसे कि देखो n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। n क्या बताता है? n बताता है कि कौन से सेल में एलिमेंट प्रेजेंट है। n क्या होता है? n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक, ये मैं थोड़ी क्वांटम नंबर्स की आपको बता रहा था, ये क्या है? क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर जो हमें बताते हैं, देखो यहाँ पे जो ये वैलेंस शेल की वैल्यू होती है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये n की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे आप देखोगे n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू जो होती है वो अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए अलग अलग होती है। जैसे s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो यहाँ पे कौन सी ऑर्बिटल है? देखो अगर मुझे बताना है कि 2d एग्जिस्ट करेगा क्या, तो d के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और जब भी
n की वैल्यू l के बराबर होती है तो वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्टेंस के लिए कंडीशन क्या है कि n की वैल्यू l से बड़ी हो। ये कंडीशन काहे के लिए है? ये कंडीशन है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्बिटल। कोई भी ऑर्बिटल अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए ये कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो अब मैं एक और एलिमेंट उठाता हूं आपके सामने, किसका? मैं फास्फोरस का एग्जांपल लेता हूं। देखो फास्फोरस, अब मुझे बताओ फास्फोरस के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल होगा? तो देख लो ना, नाइट्रोजन से नीचे ही तो आता है फास्फोरस, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक है ना। तो फास्फोरस अब क्या हो जाएगा? अब जो इसकी कन्फिगुरेशन आएगी वो आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो क्या सर यहाँ पे 3D एग्जिस्ट करेगा क्या? तो भाई अब तुम चेक करो ना कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पे n की वैल्यू आ रही है 3 और l की वैल्यू क्या आ रही है 2। और हमने एग्जिस्टेंस के लिए क्या कंडीशन देखी कि n की वैल्यू l से बड़ी हो तो वो यहाँ पे है। तो कहने का मतलब ये है कि भले ही 3s के इलेक्ट्रॉन्स को 3p में जाने के लिए जगह नहीं है, लेकिन ये कहाँ जा सकते हैं? ये 3d में तो जा सकते हैं क्योंकि d ऑर्बिटल है और पूरे का पूरा खाली है। तो इस बार एक्साइटेशन कहाँ हो जाएगा? इस बार एक्साइटेशन हो जाएगा d ऑर्बिटल में। तो फास्फोरस के पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि किस एटम के पास, एटम भी कौन सा? सेंट्रल एटम, जिसके अराउंड आप बॉन्डिंग बना रहे हो, तो उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और सेम सब सेल में। ये नहीं आप कहो सर यहाँ पे भी तो 3D होता, लेकिन भाई 3 में फिर सेल चेंज हो जाता है ना, 2 में ही होना चाहिए। तो पहली कंडीशन आप चेक कर लोगे जब आपको दिया हो कि बताओ भाई कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो पहली कंडीशन क्लियर हो गई। अब मैं सेकंड कंडीशन बताता हूँ। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन खुद सोचो। पहली कंडीशन थी जंप करने के लिए सरफेस हो। सेकंड कंडीशन क्या होगी? मान लो मुझे यहाँ से यहाँ जंप करना है, तो एक छोटा बच्चा है और एक मैं हूँ। तो छोटे बच्चे और मेरे कंपैरिजन में कौन अच्छा जंप कर पाएगा? वही जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। यानी कि जंप करने के लिए सरफेस के साथ साथ हमारे को एनर्जी फुलफिल भी करनी है, यानी कि एक एनर्जी क्राइटेरिया होगा। अगर कोई एटम उसे फुलफिल करेगा तभी वो जंप पॉसिबल होगी। ठीक है, तो सेकंड चीज जो है सेंट्रल एटम में वैकेंट ऑर्बिटल के पास, वो सेकंड चीज आपको मिल जाएगी। क्या बता रहा हूं? वो चीज होनी चाहिए एनर्जी क्राइटेरिया। अगर एनर्जी क्राइटेरिया फुलफिल होगा तभी वहां पे क्या होगा? तभी वहां पे जंप हो पाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो सेकंड चीज क्या है? सेकंड चीज है एनर्जी क्राइटेरिया। जब ये फुलफिल होगा तभी वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन होगा। तो सर हमें कैसे पता लगेगा किसी एटम के पास एनर्जी है या नहीं है, है ना? तो उसके लिए क्या है? उसके लिए आपको देखना है कि एस से पी जो एक्साइटेशन होगा, ये तो भाई आंख बंद करके हमेशा करा देना, ये तो ऑलवेज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इस एक्साइटेशन के लिए जो एनर्जी है वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल रहती है। अब टेम्परेचर और एनर्जी का क्या रिलेशन है? देखो थोड़ी बहुत फिजिक्स आती होगी, नहीं आती है तो गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो अगर रूम टेम्परेचर है तो उस पर सफिशिएंट एनर्जी होगी कि एस से पी एक्साइटेशन हो जाएगा। यानी कि क्या है? ये वाला जो एक्साइटेशन है ये ऑलवेज पॉसिबल है, एस से पी एक्साइटेशन ऑलवेज पॉसिबल। लेकिन सर अगर डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, जैसे कि कहीं पे एस से डी एक्साइटेशन होना है या पी से डी एक्साइटेशन होना है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कुछ और चीजें। वो चीजें क्या होंगी मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज कि सेंट्रल एटम को देखना। सेंट्रल एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो पहली चीज यहाँ से क्या हो गई? सेंट्रल एटम को मैं सीए से लिख रहा हूँ, ठीक है। सेंट्रल एटम मस्ट हैव, क्या होना चाहिए इसके पास? मस्ट हैव पार्शियल पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज। अब सर पॉजिटिव चार्ज होने से क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होने से ये होगा, सोचो देखो एक पेरेंट एटम है, एक उसका पॉजिटिवली चार्ज एटम है, तो होगा क्या? जो पॉजिटिवली चार्ज एटम होगा उससे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। अब न्यूक्लियस से निकलने वाला जब चार्ज बढ़ेगा तो बाहर जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उनको अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि ऑर्बिटल्स थोड़ा थोड़ा पास आने लगेंगे। इसी को हम बोलते हैं क्या? ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज आने से सेंट्रल एटम पे हुआ क्या? ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लग गए।
और जब ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिलेटिव उनमें एनर्जी गैप भी कम हो जाएगा। तो जब भी सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक्साइटेशन पॉसिबल हो जाएगा। और अगर वाइसा वर्सा यानी कि ऐसा नहीं हुआ तो एक्साइटेशन नहीं होगा। तो पॉजिटिव चार्ज आने से हुआ क्या, देख लो यहाँ पे, देखो मैं बता रहा हूँ। ये हो गई थी अपनी एक्साइटेशन थ्योरी की डेफिनेशन और हमने कंडीशन पढ़ ली थी। अब देखो पॉजिटिव चार्ज आने से हुआ क्या, मैं ऑर्बिटल के टर्म्स में बता रहा हूँ। देखो जैसे कि ये एक ए है, सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब इसके पास इसकी एस ऑर्बिटल है, इसके पास इसकी पी ऑर्बिटल है और इसके पास इसकी डी ऑर्बिटल है। अब हुआ क्या, इस पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने से होगा क्या, अब वही चीज कि यहाँ से चार्ज ज्यादा निकलेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थोड़ा थोड़ा इधर को अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, ऑर्बिटल भी इधर को आएंगी। यानी कि अगर मैं इनका ये सेंटर बनाऊं, ये इनके न्यूक सेंटर है, तो होगा क्या, यहाँ से शिफ्ट होने लगेंगे। यानी कि एस ऑर्बिटल थोड़ा सा इधर आ जाएगा, पी ऑर्बिटल थोड़ा इधर और डी ऑर्बिटल थोड़ा इधर। तो आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि अभी जो एनर्जी गैप था वो रिलेटिवली एनर्जी गैप कम हो गया। अब गैप कम हो गया तो जंप आराम से हो सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसे समझ लो कि यहाँ पे जो जंप कराने के लिए एनर्जी थी वो 20 किलो जूल थी और यहाँ पे जंप कराने के लिए वो 15 किलो जूल ही रह गई। तो क्या हो गया, एनर्जी गैप कम हो गया। एनर्जी गैप कम हो गया तो एक्साइटेशन आराम से हो जाएगा। तो ये तो पता लग गया कि पॉजिटिव चार्ज आने से जंप इजीली हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, तो देखो सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा जब उसके पास साइड एटम क्या हो, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। किससे, सेंट्रल एटम से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है किसी भी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करना। अब ए ने मान लो किसी बी एटम के साथ बॉन्ड बनाया और बी उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड वाले उन्हें अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये जो ए है इस पे क्या होगा, डेफिशिएंसी थोड़ी, शिफ्ट करता है, लेता नहीं है, इसलिए मैंने पार्शियल बनाया। इस पार्शियल चार्ज के आने से क्या होगा, ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन और एनर्जी गैप कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। अब इसको मैं एक क्वेश्चन के से आपको सारी बातें क्लियर करता हूँ, क्योंकि मेन मोटिव मैंने क्या बताया था, इस क्लास के बाद आप ये बता दोगे कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ठीक। तो इन बातों को ध्यान रखना। अब मैं आ रहा हूँ आज के कंक्लूजन पे, यानी कि जो भी हमने कुछ पढ़ा उसे सीखने पे, उसको अप्लाई करने पे, ठीक। मेरा क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, चाहे जेई का और स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। आप ध्यान रखना, डज नॉट होगा, ये बताना है कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल क्या डज नॉट एग्जिस्ट। चार आपके पास ऑप्शन लिखे होंगे, ठीक। तो उन ऑप्शंस को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन है OF2, दूसरा है SF4, तीसरा है OF4 और चौथा है SF2। अब देखो, अब आप देखना, देखो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कभी देखे ही नहीं होंगे, तो सर कैसे बताएंगे, कुछ नहीं, एक्साइटेशन थ्योरी को दिमाग में रखेंगे, सेंट्रल एटम पिक करेंगे। सेंट्रल एटम किसे बनाते हैं, सेंट्रल एटम उसे बनाते हैं जो मॉलिक्यूल में कम नंबर में प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को आप ध्यान से देखो, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, 1s2, 2s2 और 2p4। जब इसका आप ऑर्बिटल देखोगे तो ऑर्बिट्स में आपको दिखेगा कि p ऑर्बिटल में जो है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को बॉन्ड कितने बनाने हैं, 2। तो ऑक्सीजन क्या है, अपनी ग्राउंड स्टेट में ही क्या हो सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। तो सर ये वाला मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि इसे 2 बॉन्ड बनाने हैं और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीजन के पास है। अब जब आप यही चीज SF में देखोगे, यानी कि सल्फर में, तो सल्फर के पास क्या है, सल्फर भी इसी के ग्रुप का है, बस पीरियड अलग हो जाएगा, यानी कि 3s2 3p4। और 3 में क्या है, d ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट करता है। तो देखो 3p4 और साथ ही साथ क्या है 3d भी है। और हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं, ध्यान से देखना,
हमें बॉन्ड बनाने हैं कितने, 4, और यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होते ही क्या होगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और SF4 भी एग्जिस्ट कर जाएगा। अब मुझे बताओ क्या OF4 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, तो OF4 में देखो भाई चार एटम जुड़ने हैं, 4 एटम जुड़ने के लिए बताओ यहाँ पे जगह है क्या, देखो ऑक्सीजन के पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2d तो होता नहीं है, तो ये वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। तो भाई यही तो रीजन है जो हम लोगों को रटाया जाता है, रटाया जाता है या नहीं, पूछते हैं NCl5 और PCl5 में कौन एग्जिस्ट करेगा, तो हम बोल देते थे कि सर NCl5 नहीं करता है क्योंकि नाइट्रोजन में एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल होता है। तो भाई क्या होता है d ऑर्बिटल के ना होने से, d ऑर्बिटल के ना होने से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है, जंप नहीं कर पाता है तो बॉन्ड नहीं बनता है। तो हमने क्या देखा आज की क्लास में कि सर जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उसको हम एक्साइटेशन थ्योरी से बता देंगे। क्या क्या चीजें देखेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए सेंट्रल एटम पे, और दूसरी बात जंप कराने के लिए एनर्जी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो आई होप आज आपको सारी बात समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।